अर्नोल्ड बेनेट की यह छोटी सी पुस्तक 1908 में प्रकाशित हुई थी, यानी एक सदी से भी पहले। लेकिन यह आज भी बहुत लोकप्रिय है। हालांकि इस एक सदी में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन न तो मानव स्वभाव बदला है, न ही यह सच्चाई बदली है कि एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। यह पुस्तक मैंने पहली बार तब पढ़ी थी जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, और मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ था तथा इससे सीखने की कोशिश की थी। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज उसी पुस्तक की समरी आपके सामने पेश करने का अवसर मिला है। ऑथर अर्नोल्ड बेनेट बताते हैं कि अखबारों में दर्जनों लेख छपते हैं जो यह ज्ञान देते हैं कि कम पैसों में जीवन कैसे जिएं। इस विषय में लोगों की काफी रुचि भी है। लोग ये जानना चाहते हैं कि वे 10,000 रुपये महीने में अच्छी तरह कैसे जी सकते हैं। इसी कारण मैंने ऐसे लेख बहुत देखे हैं, हर सप्ताह 2,400 रुपये में कैसे जिएं। लेकिन आज तक मैंने एक भी ऐसा लेख नहीं देखा जो यह बताता हो कि हर दिन 24 घंटों में कैसे जिएं। और इसीलिए ये बुक लिखी गई है जिसमें आपको अपने 24 घंटों को बिल्कुल सही तरीके से जीना सिखाया जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी अपने 24 घंटों का बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। चैनल पर नए हो तो सपने सच होते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अपने समय की जांच करें। तो आइए समय के बजट की जांच करके शुरू करते हैं। आप कहते हैं कि आपका दिन पहले से ही लबालब भरा हुआ है। कैसे? आप दरअसल महीने भर की सैलरी कमाने में रोज कितना समय खर्च करते हैं? औसतन 8 घंटे, और नींद में 8 घंटे। मैंने आपकी बात मान ली। अब मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप मुझे इसी पल यह हिसाब दें कि बचे हुए 8 घंटों में आप क्या करते हैं। अब हम समय के खर्च की जांच करेंगे। इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना होगा जिससे हमें स्थिति समझ में आ सके। मुंबई में रहने वाला एक आदमी ऑफिस में 10 से 6 तक नौकरी करता है और सुबह शाम अपने घर और ऑफिस के बीच यात्रा करने में 50-50 मिनट का समय लगाता है। हम इसे ही अपना आम आदमी मान लेते हैं। वह आदमी 10 से 6 के बीच के उन 8 घंटों को ही अपना पूरा दिन मान लेता है। इसका परिणाम यह होता है कि भले ही वह बाकी घंटे बर्बाद न करे, लेकिन वह उन्हें जिंदगी में गिनता ही नहीं है। वह तो उन्हें बस हाशिया समझ लेता है। यानी वह उन्हीं 8 घंटों को अपना पूरा दिन मानने की गलती करता है जिनमें वह नौकरी या कामकाज करता है। कोई हैरानी नहीं कि वह जीवन से असंतुष्ट और असफल महसूस करता है। अगर कोई आदमी अपने 2/3 समय को भूलकर केवल 1/3 समय को ही सबसे महत्वपूर्ण मान ले, जिसके लिए उसमें कोई प्रबल उत्साह नहीं है, तो वह जीवन को पूरी तरह से जीने की उम्मीद कैसे कर सकता है? वह नहीं कर सकता, और उसे करना भी नहीं चाहिए। अगर मेरा यह आम आदमी पूरी तरह से जीना चाहता है तो उसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, जो पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। उसे एक दिन के भीतर अपने दूसरे दिन यानी असली दिन की योजना बनानी होगी। उसका यह मानसिक या आंतरिक दिन शाम को 6 बजे शुरू होना चाहिए और सुबह 10 बजे खत्म होना चाहिए। आपका असली दिन वह नहीं है जब आप अपना पेट पालने के लिए नौकरी करते हैं। आपका असली दिन तो तब शुरू होता है जब आप नौकरी करने के बाद घर लौटते हैं। यह ना भूलें कि ऑफिस के बाद भी आपके पास दिन में 16 घंटे का समय बचता है, और इन 16 घंटों में आपको और कुछ नहीं करना है बल्कि अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का विकास करना है। संभव हो तो अपने साथी इंसानों के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का भी। इन 16 घंटे में वह आदमी स्वतंत्र है। अब उसे बॉस के आदेशों की चिंता नहीं है। अब उसे दूसरों की शर्तों या आदेशों के हिसाब से चलने की जरूरत नहीं है। अब वह अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकता है। इन 16 घंटों में वह उतना ही स्वतंत्र है जितना कोई इंसान हो सकता है। उसे अपने दिन के बारे में यही नजरिया रखना चाहिए, और उसका नजरिया ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके नजरिए से ही यह तय होगा कि वह सफल होता है या असफल। उसके नजरिए पर ही जीवन में उसकी सफलता निर्भर करती है। मेरे आम आदमी को यह महत्वपूर्ण बात पता होना चाहिए कि मस्तिष्क बिना थके लगातार मेहनत कर सकता है। यह हाथ या पैर की तरह नहीं थकता है। यह तो बस परिवर्तन चाहता है। नींद को छोड़कर इसे किसी दूसरे आराम की जरूरत नहीं होती। अब मैं 16 घंटे गुजारने के अपने आम आदमी के वर्तमान तरीके की जांच करूंगा। सुबह उठने से लेकर सोने तक मैं सिर्फ यह बताऊंगा कि वह क्या करता है, और मैं यह संकेत करूंगा कि उसे क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह मैं उसके दिन में से कुछ घंटे साफ या खाली कर दूंगा। समय की जो जमीन मैं खाली करूंगा उसमें सफलता के बीज बोने के सुझाव बाद में दूंगा। हाल फिलहाल तो इतना ही काफी है कि हम जमीन साफ या खाली कर लें। मेरा आम आदमी सुबह 9:10 पर घर से ऑफिस के लिए निकल जाता है। देखिए, ज्यादातर घरों में वह सुबह 8 बजे सोकर उठता है। उठते ही सबसे पहले वह मोबाइल पर शुरू हो जाता है। व्हाट्सएप, फेसबुक और ईमेल चेक करते करते कब आधा घंटा बीत जाता है
उसे पता ही नहीं चलता। फिर अचानक उसे होश आता है या उसकी पत्नी उसे चिल्लाकर सतर्क करती है, जिसके बाद वह हड़बड़ी में तैयार होता है। वह कपड़े पहनते पहनते नाश्ता करता है और फिर दौड़कर दरवाजे से बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से निकलता है, उसकी कभी न थकने वाली मानसिक शक्तियां कुंद हो जाती हैं। वह एक तरह के मानसिक कोमा में स्टेशन तक पैदल जाता है। कई बार तो वह चलते चलते मोबाइल पर चैटिंग भी करता रहता है, जिस कारण कभी कभार खंभों या दूसरे इंसानों से टकरा जाता है। प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद वह ट्रेन का इंतजार करता है। अब क्या आप अपना अखबार खरीदकर ट्रेन में चढ़ने को तैयार हैं? पॉइंट नंबर 2, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, टेनिस या अमर आत्मा? आप सुबह की ट्रेन में अखबार लेकर चढ़ते हैं। आप बैठ जाते हैं और फिर शाही अंदाज में अखबार पढ़ने लगते हैं। आप जल्दबाजी नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि आपके पास कम से कम आधा घंटे का समय है, इसलिए आप फुर्सत से खबरों को ही नहीं, विज्ञापनों तक को गौर से पढ़ते हैं। आप खेल के पन्नों पर विशेष ध्यान देते हैं और टेनिस की खबरों को चाट जाते हैं। आप यह काम इतनी फुर्सत से करते हैं मानो आपके पास समय का खजाना भरा हो, मानो आप किसी दूसरे ग्रह से आए हों, जहां एक दिन में 24 घंटों के बजाय 120 घंटे होते हैं। मुझे गलत न समझें, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको अखबार कभी नहीं पढ़ना चाहिए। मैं खुद जोश से अखबार पढ़ता हूं। मेरा मानना है कि अखबार फास्ट फूड की तरह तेजी से परोसे जाते हैं और उन्हें तेजी से पढ़ना चाहिए। इसलिए मेरी दैनिक योजना में अखबारों की कोई जगह नहीं है। मैं उन्हें तब पढ़ता हूं जब मेरे पास छुटपुट खाली पल होते हैं, लेकिन मैं उन्हें पढ़ता हूं। मुझे आपत्ति तो इस बात से है कि आप अपने अद्भुत एकांत के 30-40 मिनट उन्हें पढ़ने में लगाएं। इतने शाही अंदाज में समय के बेशकीमती मोती बर्बाद न करें। आप समय के सम्राट नहीं हैं। मैं आपको विनम्रता से याद दिलाना चाहूंगा कि आपके पास मुझसे ज्यादा समय नहीं है, इसलिए आपका ट्रेन में अखबार पढ़ना बंद। ये पौन घंटे का समय हम अलग रख लेते हैं ताकि इसमें करने के लिए हम कोई उपयोगी काम खोजें। अब आप अपने ऑफिस पहुंचते हैं और मैं आपको वहां शाम को 6 बजे तक छोड़ देता हूं। मैं जानता हूं कि दिन के बीच में आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, जिसके आधे हिस्से में आप खाना खाते हैं, लेकिन मैं आपको ये सारा समय देता हूं जिसे आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। और हाँ, इस दौरान आप अपना वह अखबार भी पढ़ सकते हैं जिसे मैं आपको ट्रेन में पढ़ने से रोका था। मैं आपसे दोबारा मिलता हूं जब आप अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं। आपका चेहरा पीला है और आप थके हुए हैं। कम से कम आपकी पत्नी तो यही कहती है कि आपका चेहरा पीला है, और आप उसे यह समझने देते हैं कि आप थके हुए हैं। घर लौटने की यात्रा में आप थकान का भाव धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। आप घर आते ही तुरंत डिनर नहीं करते हैं, लेकिन 1 आध घंटे में आपको महसूस होता है कि आप बैठकर थोड़ा खा सकते हैं और आप डिनर कर लेते हैं। फिर आप सिगरेट पीते हैं, आप दोस्तों से मिलते हैं, आप चहलकदमी करते हैं, आप ताश खेलते हैं, आप किसी पुस्तक के साथ फ्लर्ट करते हैं। आप इस बात पर गौर करते हैं कि आप पर बुढ़ापा आ रहा है। आप टहलते हैं, आप पियानो को छूते हैं। हे भगवान, 11:15 बज गए। फिर आप 40 मिनट तक सोने जाने के बारे में सोचते रहते हैं, और हो सकता है कि इस दौरान आपका किसी बहुत अच्छी व्हिस्की से मिलन हो जाए। आखिरकार आप बिस्तर पर जाते हैं, दिन के काम से थके हुए। ऑफिस से निकलने के बाद 6 घंटे या इससे ज्यादा बीत चुके हैं। वे किसी सपने की तरह जा चुके हैं, जादू की तरह जा चुके हैं, और आपके पास कोई लेखा जोखा नहीं है कि वे कहाँ गए। मेरा सुझाव है कि आप 6 बजे सच का सामना करें और यह स्वीकार करें कि आप थके हुए नहीं हैं। इसके अलावा अपने डिनर का समय इस तरह तय करें ताकि यह शाम के बीच में न पड़े। कम से कम 3 घंटे लगातार खाली रखें। मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि हर रात को 3 घंटे तक अपनी मानसिक ऊर्जा का इस्तेमाल करें, लेकिन मैं यह सुझाव जरूर देना चाहूंगा कि आपको शुरुआत में हर दूसरी शाम को 1.5 घंटे का समय मस्तिष्क के महत्वपूर्ण और निरंतर विकास में लगाना चाहिए। जैसा आप गौर कर सकते हैं, इसके बाद भी आपके पास दोस्तों से मिलने, ब्रिज या टेनिस खेलने, घरेलू कामकाज करने, पढ़ने, पाइप पीने, बागवानी करने, चहलकदमी करने और कार्यक्रमों में जाने के लिए 3 शामें खाली रहेंगी। इसके बाद भी आपके पास शनिवार को दोपहर 2 बजे से लेकर सोमवार को सुबह 10 बजे तक 44 घंटों की दौलत रहेगी। अगर आप इस तरह से काम करते हैं तो आप एक परिवर्तन देखेंगे। जल्दी ही ऐसा होगा कि आप इस काम को 3 शामों से ज्यादा करना चाहेंगे। आप शायद 4 या 5 शामों को यह करना चाहेंगे, और आप रात को 11:15 पर यह बड़बड़ाने की आदत छोड़ देंगे। अब बिस्तर पर जाने के बारे में सोचने का समय है। जो आदमी अपने बेडरूम का दरवाजा खोलने से 40 मिनट पहले बिस्तर पर जाने के बारे में सोचने लगता है, वह बोर हो चुका है। इसका मतलब है कि वह दरअसल जी नहीं रहा है, बल्कि दिन काट रहा है। लेकिन याद रखें,
शुरुआत में हर सप्ताह 3 रातों के वे 90 मिनट इतने महत्वपूर्ण हैं जितने पूरे सप्ताह के 1080 मिनटों के बाकी मिनट नहीं है। माफ करना दोस्त, मैं तुमसे नहीं मिल सकता क्योंकि मुझे टेनिस क्लब जाना है। ये कहने के बजाय आप ये कहते हैं क्योंकि मुझे काम करना है। मैं मानता हूं कि यह कहना बहुत मुश्किल है। टेनिस अमर आत्मा से ज्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण लगता है। पॉइंट नंबर 3, मानव स्वभाव को हमेशा याद रखें। आइए अब देखते हैं कि हम कहां खड़े हैं। अब तक हमने दिनों की बर्बादी में से कितना समय बचा लिया है। सप्ताह में 6 सुबहों में कम से कम आधा घंटा और सप्ताह में 3 शामों को 1.5 घंटा, कुल मिलाकर एक सप्ताह में 7.5 घंटे का समय। वैसे तो हर इंसान के दैनिक जीवन से इससे ज्यादा समय भी खाली किया जा सकता है, लेकिन मैं हाल फिलहाल 7.5 घंटे से ही संतुष्ट हो जाता हूँ। क्या आप चिल्लाते हैं? आप यह नाटक करते हो कि आप हमें यह दिखाएंगे कि कैसे जीना है, और वह भी हर सप्ताह केवल 7.5 घंटों में। क्या आप 7.5 घंटों में चमत्कार करने वाले हैं? देखिए, अगर सच कहूं तो हाँ, बशर्ते आप मुझे करने दें। मेरा दावा यह है कि अगर आप इन 7.5 घंटों का पूर्ण उपयोग कर लेंगे तो आप पूरे सप्ताह ऊर्जावान रहेंगे, उत्साहित रहेंगे और सबसे घिसे पिटे कामों में भी आपकी रुचि बढ़ जाएगी। इसे एक उदाहरण से समझें। आप हर दिन कितना व्यायाम करते हैं? देखिए, अगर आप सामान्य इंसान हैं तो आप सुबह शाम केवल 10 मिनट तक ही शारीरिक व्यायाम करते हैं, लेकिन इसका लाभ आपको पूरे दिन मिलता है और आपका शारीरिक नजरिया बदल जाता है। अगर 10 मिनट का शारीरिक व्यायाम शरीर को स्वस्थ और शक्तिशाली बना सकता है, तो एक दिन में औसतन 1 घंटे का मानसिक व्यायाम मस्तिष्क को ऊर्जावान और उत्साहित क्यों नहीं बना सकता? इन बचाए गए और बताए गए घंटों के इस्तेमाल का तरीका बताने से पहले मुझे एक अंतिम सुझाव देना है, यानी शाम को 1.5 घंटे का काम करने के लिए आपको 1.5 घंटे से ज्यादा समय खाली रखना चाहिए। दुर्घटनाओं और संयोगों की आशंका को याद रखें, मानव स्वभाव को याद रखें और अपने 90 मिनट के काम के लिए रात को 9 बजे से 11:30 तक का समय खाली रखें। मुझे लगता है कि हमें सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मस्तिष्क को साधना चाहिए। हमें उठते ही मोबाइल पर मैसेज नहीं देखना चाहिए या फेसबुक, व्हाट्सएप या ईमेल चेक नहीं करना चाहिए। आप सुबह उठते ही अपने शरीर की अंदर से बाहर तक देखभाल करते हैं, ब्रश करते हैं, शेविंग करते हैं। शरीर के पालन पोषण की खातिर आप दूध वाले से लेकर सब्जी वाले तक लोगों की पूरी सेना की सहायता लेते हैं। तो फिर मस्तिष्क की कहीं ज्यादा नाजुक मशीन पर थोड़ा ध्यान क्यों नहीं देते हैं, खास तौर पर जब इसमें आपको किसी बाहरी सहायता की जरूरत नहीं होगी। सुबह मोबाइल पर ध्यान देने के बजाय अपने मस्तिष्क पर ध्यान दें। इसे सकारात्मक विचारों का पोषण देने के लिए प्रेरक पुस्तक का एक पेज पढ़ें या प्रेरक कथन याद कर लें, ताकि आप पूरे दिन उस पर चिंतन मनन कर सकें। और हाँ, आप घर से निकलकर ऑफिस पहुंचने के बीच के समय में भी चिंतन मनन यानी मस्तिष्क के विकास का काम कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। क्या मैं सड़क पर, प्लेटफॉर्म पर, ट्रेन में और भीड़ भरी सड़क पर अपने मस्तिष्क का विकास करना है? बिल्कुल, इससे ज्यादा सरल कुछ नहीं है। किसी औजार या मशीन की जरूरत नहीं है, किसी पुस्तक की भी नहीं है, लेकिन यह मामला आसान नहीं है। घर से निकलते समय अपना मस्तिष्क किसी विषय पर एकाग्र कर लें। आप 10 गज दूर भी नहीं जा पाएंगे कि आपका मस्तिष्क आपके देखते ही देखते कूदकर किसी दूसरे विषय पर पहुंच जाएगा। इसकी गर्दन पकड़कर इसे वापस अपने विषय पर खींच लाएं। जब तक आप स्टेशन नहीं पहुंच जाते, तब तक आप यह काम 40 बार कर चुके होंगे। यानी इस दौरान बार बार आपका मस्तिष्क दूसरे विषय पर कूदा होगा और आपने इसकी गर्दन पकड़कर मूल विषय पर लौट आया होगा। निराश न हो, कोशिश जारी रखें, यह करते रहें। कुछ समय बाद आप अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करने में सफल हो जाएंगे। यह बस आदत की बात है। आप अगर जुटे रहते हैं तो आप किसी तरह असफल नहीं हो सकते। जुटे रहना ही कुंजी है। यह कभी न कहें कि आपका मस्तिष्क एकाग्र नहीं रह सकता। यह बस प्राथमिकता और अभ्यास का मामला है। क्या आपको वह सुबह याद नहीं है जब आपको किसी बहुत महत्वपूर्ण पत्र का जवाब तुरंत भेजना था और उसके लिए बहुत सावधानी से शब्द सोचने थे? तब आपका मस्तिष्क पूरे समय उसी विषय पर केंद्रित रहा था। तब आपने ऑफिस पहुंचने के बाद 1 सेकंड भी नहीं गंवाया था और 1 भी सेकंड गंवाए बिना तुरंत जवाब लिख दिया था। इस प्रकरण में परिस्थितियों ने आपको मजबूर कर दिया था कि आप किसी निरंकुश तानाशाह की तरह अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करें। आपके पास एक प्रबल लक्ष्य था, इसलिए आप अपने मस्तिष्क को आसानी से नियंत्रित कर सकते थे। इसीलिए आप किसी छुटपुट चीज के बारे में सोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आपने इस बात पर जोर दिया था कि मस्तिष्क उस काम को पूरा करे, और उसने उसे पूरा कर दिया था। एकाग्रता के नियमित अभ्यास से आप अपने मस्तिष्क पर निरंकुश नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। यह काम आप किसी भी समय या हर समय कर सकते हैं, चाहे आप कहीं पर भी हों।
इस अभ्यास में बाहरी लोग बाधा नहीं डाल सकते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आप कुछ अलग हटकर कर रहे हैं। देखिए, अगर आप अपनी मांसपेशियां मजबूत करने के लिए डंबल लेकर या अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए 10 वॉल्यूम वाला एनसाइक्लोपीडिया लेकर सुबह की ट्रेन में चढ़ें, तो लोग टीका टिप्पणी कर सकते हैं या आप पर हंस सकते हैं। लेकिन जब आप सड़क पर चलते हैं या कंपार्टमेंट के कोने में बैठते हैं और चिंतन मनन करते रहते हैं, तो किसे पता है कि आप अपना सबसे महत्वपूर्ण दैनिक काम कर रहे हैं। ऐसे में कौन मूर्ख आप पर हंस सकता है? मैं अपने कान के टेलीफोन की तरह आपके मन के अंदर चल रहे विचारों की आवाज सुन सकता हूँ। आप सोच रहे हैं, ये आदमी अब तक काफी अच्छा था, इसकी बातों में मेरी हल्की रुचि भी जाग गई थी। लेकिन ये ट्रेनों में सोचने और एकाग्रता के बारे में जो कहता है वह मेरे लिए नहीं है। ये कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है। ये आपके लिए है। मैं प्रबल भावना से दोहराता हूँ, ये आप ही के लिए है। दरअसल आप ही वह व्यक्ति हैं जिसके लिए ये है, और आपको इस बात का विश्वास दिलाना ही मेरा लक्ष्य है। इस सुझाव को अगर आप कूड़ेदान में फेंक देते हैं, तो आप उस सबसे कीमती सुझाव को फेंक रहे हैं जो आपको कभी दिया गया था। ये मेरा सुझाव नहीं है, ये तो सबसे समझदार, व्यावहारिक और असाधारण मस्तिष्क वाले व्यक्तियों का सुझाव है जो इस संसार में कभी हुए हैं। मैं तो आपके सामने केवल उनका सुझाव दोहरा रहा हूँ। अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करें और देखें कि इससे आपके जीवन की आधी बुराइयां अपने आप दूर हो जाएंगी। खास तौर पर चिंता की दुखद और शर्मनाक बीमारी मिट जाएगी। दोस्तों, अभी 2 और इम्पोर्टेंट पॉइंट बाकी हैं। वीडियो में बने रहे। पॉइंट नंबर 4, अपनी शामों को क्रिएटिव बनाएं। कई लोग निठल्ले बैठे बैठे पूरी शाम आलस में ही गुजार देते हैं, यानी वे टीवी देखते रहते हैं, जो निठल्लेपन का काफी लोकप्रिय रूप है। या फिर मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप पर मैसेज इधर से उधर करते रहते हैं, या चैटिंग करते रहते हैं, या सेल्फी खींचकर अपलोड करते रहते हैं। ये सब करते करते शाम कब रात में बदल जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता। गौर करें कि उन्हें यह एहसास भी नहीं होता कि उन्होंने अपनी शाम व्यर्थ गंवा दी है, और इस तरह एक एक शाम करके वे अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं। इससे बेहतर तो यह होगा कि वे कोई पुस्तक पढ़ लें। पुस्तकें ज्ञान हासिल करने का उपयोगी साधन है। जाहिर है, पुस्तकों की सहायता के बिना किसी भी चीज का सही ज्ञान हासिल करना अगर असंभव नहीं, तो बहुत मुश्किल जरूर है। यहाँ हम नॉन फिक्शन पुस्तकों की बात कर रहे हैं। डू इट योरसेल्फ और सेल्फ हेल्प बुक्स हमें बताती हैं कि हम किसी चीज को कैसे कर सकते हैं या अपनी योग्यता को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप ब्रिज या नौकायन की जानकारी बढ़ाना चाहें, तो इनसे संबंधित पुस्तकें पढ़ें। मान लें, अगर आप मिस्टर क्रेबाइल की पुस्तक हाउ टू लिसन टू म्यूजिक पढ़ लेते हैं, जिसमें ऑर्केस्ट्रा के सभी यंत्रों के फोटो और संयोजन दिए गए हैं, तो अगली बार संगीत समारोह में जाते समय आपका इंटरेस्ट और समझ ज्यादा गहरी होगी। आप विभिन्न यंत्रों की टोह लेंगे और उनकी अलग अलग ध्वनियां सुनेंगे। आप यह जान जाएंगे कि फ्रेंच हॉर्न और इंग्लिश हॉर्न के बीच कितनी बड़ी खाई होती है, और आपको पता चल जाएगा कि होबोई बजाने वाले को फिडलर से ज्यादा वेतन क्यों मिलता है, हालांकि फिडलर ज्यादा मुश्किल यंत्र है। तब आप प्रोमिनेंट कंसर्ट में पूरी तरह से जिएंगे, जबकि पहले आपका अस्तित्व कोमा की अवस्था में था, जैसे किसी चमकदार वस्तु को निहारते समय शिशु का होता है। इसी तरह आप संगीत के सच्चे सुनियोजित ज्ञान की बुनियाद भी डाल सकते हैं। आप संगीत के किसी विशेष रूप जैसे सिम्फनी या किसी खास संगीतकार के सृजन पर विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। और 3 संक्षिप्त शामों के एक साल में 48 सप्ताह के अंत में आप संगीत के बारे में सचमुच कुछ जान जाएंगे, भले ही आप अब भी पियानो पर दी मेडन्स प्रेयर बजाने से कोसों दूर हों। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आप कहते हैं कि लेकिन मैं संगीत से नफरत करता हूं। प्यारे दोस्त, मैं आपका सम्मान करता हूं। जो बात संगीत पर लागू होती है, वह दूसरी कलाओं पर भी लागू होती है। पॉइंट नंबर 5, इन खतरों से बचें। मैंने मौजूद समय के पूरे इस्तेमाल और जीवन जीने के महान उद्देश्य, जो केवल जिंदा रहने से अलग है, के बारे में शायद बहुत लंबा भाषण पेल दिया है, लेकिन अब मैं कुछ खतरे भी बताना चाहूंगा जो आपकी राह में आएंगे। पहला है मिथ्याभिमानी बनने का खतरा। देखिए, मिथ्याभिमानी इंसान यह मानकर चलता है कि पूरी दुनिया में 1.5 बुद्धि है, एक उसके पास है और बाकी आधी पूरी दुनिया में बटी हुई है। आपके मन में डींगे हाँकने का प्रलोभन आएगा। आप दूसरे लोगों को मूर्ख साबित करने के लिए ललचाएंगे। जब कोई आपकी बात नहीं मानेगा, तो आप गुस्सा हो जाएंगे कि उसने आपकी बात का विरोध कैसे किया, क्योंकि आप ही हैं जो सब कुछ जानते हैं। इसलिए मिथ्याभिमानी बनने के इस खतरे से सावधान रहें। जब आप अपने पास मौजूद सारे समय का उपयोग करने का बीड़ा उठाएं, तो आपको यह भी याद रखना चाहिए कि आपको केवल अपने समय का ध्यान रखना है, दूसरे लोगों के समय का नहीं।
होता यह है कि इंसान जब खुद कोई अच्छा काम शुरू करता है तो वह दूसरों को बताने लगता है कि उन्हें भी वही काम शुरू कर देना चाहिए। ऐसा न करें। पृथ्वी अपनी धुरी पर तब भी काफी आराम से घूम रही थी जब आप अपने दिन के 24 घंटे बर्बाद कर रहे थे, और यह आगे भी घूमती रहेगी, चाहे आप समय के खजाने के खजांची की अपनी नई भूमिका में सफल हों या ना हों। आप क्या कर रहे हैं या करने वाले हैं, इस बारे में ज्यादा बकबक न करें। इस बात पर अफसोस जाहिर न करें कि पूरा संसार हर दिन कितने सारे घंटे जानबूझकर बर्बाद कर रहा है और एक आप ही हैं जो अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। उपदेशक न बने, हो सके तो मिसाल बने। दूसरा खतरा यह है कि आप समय के सदुपयोग के गुलाम बन जाएं और किसी भी तरह की मौज मस्ती को अपराध मानने लगे। समय का सदुपयोग कोई कानून नहीं है जिसका आप कभी कभार उल्लंघन न कर सकते हो। इसका सम्मान तो करें, लेकिन इसकी पूजा न करें। कई लोग समय का सदुपयोग करने के चक्कर में जीवन को बोझ या बोझिल बना लेते हैं। उनके रिश्तेदार और दोस्त इस बात पर अफसोस करते हैं और कई संबंध इसी कारण टूट जाते हैं। मैंने पीड़ित पत्नी को यह कहते सुना है, आर्थर हमेशा ठीक 8 बजे कुत्ते को बाहर घुमाने ले जाता है और हमेशा ठीक 8:45 बजे पढ़ना शुरू कर देता है, इसलिए यह संभव ही नहीं है कि हम यह करें। आदि आदि। और यह दुखद बात यह बताती है कि यह आदमी अपने जीवन को उस तरह से नहीं जी रहा है जिस तरह उसे जीना चाहिए। हर नियम में अपवाद की गुंजाइश होती है और आपको भी रखनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे आपको यथासंभव योजना का सम्मान करना चाहिए। अगर आप इसका सम्मान नहीं करते हैं तो यह खराब मजाक के अलावा कुछ नहीं होती। इंसान को योजना के प्रति सही सम्मान रखना चाहिए। लचीलापन न तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, न ही बहुत कम होना चाहिए। इसके अलावा तीसरा खतरा है जल्दबाजी या हड़बड़ी की नीति। इस बात की हड़बड़ी न पालें कि आपको वर्तमान काम के बाद क्या क्या करना है। यह तो जेल में रहने जैसा है जहां आपको एक काम पूरा करने के तुरंत बाद दूसरा काम करना पड़ता है। अगर आप कुत्ते को 8 बजे घुमाने ले जाते हैं तो इस बारे में लगातार न सोचते रहें कि आपको 8:45 बजे पढ़ना शुरू करना है, और इसमें 1 मिनट की देर भी नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय इस दौरान सार्थक चिंतन मनन या विश्लेषण करें। यह न भूलें कि समय की हमारी समूची योजना का उद्देश्य चिंतन मनन और विश्लेषण है। पढ़ना सिर्फ साधन है, इसलिए इसे साध्य न बनाएं। अंत में मैं वह सबसे मुख्य खतरा बताने जा रहा हूं जिसका मैं पहले ही संकेत कर चुका हूं, और वह है काम की शुरुआत में असफलता का जोखिम। मैं इस पर जोर देता हूं। शुरुआत में असफलता बड़ी आसानी से आपके नवजात विचार या आवेग को मार सकती है, इसलिए इससे बचने के लिए हर सावधानी बरतें। मैराथन दौड़ने वाले धावकों की तरह शुरू में धीमे दौड़ें। पहली लैप की गति को बेहद धीमे लेकिन यथासंभव नियमित रखें, और किसी निश्चित काम को करने का निर्णय लेने के बाद इसे पूरा करें, भले ही इसकी खातिर आपको नीरसता और अरुचि की कीमत चुकाना पड़े। यह न भूलें कि किसी थकाने या पकाने वाले काम को करने के बाद हमारा आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अंत में उन शाम के घंटों में आप कौन सा काम करेंगे, यह चुनते समय अपनी स्वाभाविक रुचि या रुझान के हिसाब से निर्णय लें। महान फिलोसोफर बनना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी फिलॉसफी में कोई रुचि नहीं है बल्कि इतिहास में गहरी रुचि है, तो यह ज्यादा बेहतर होगा कि आप फिलॉसफी को रहने दें और इतिहास के अध्ययन को चुनें। तो दोस्तों, ये थी अर्नोल्ड बेनेट द्वारा लिखित 24 घंटों में कैसे जिए इस बुक की कंप्लीट समरी। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सपने सच होते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बुक समरीज आपको मिलती रहेगी हर संडे सुबह 10 बजे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जीवन बदल देने वाली ऐसी ही और भी बुक्स की समरीज देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट लाइफ चेंजिंग बुक्स को चेक आउट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर अभी दिख रही होगी। और अंत में सिर्फ एक बात, चाहे कुछ भी करें लेकिन अपना सपना ना छोड़े, क्योंकि सपने के बिना जीवन जिया नहीं जाता, सिर्फ काटा जाता है। तो सपने देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सपने सच होते हैं।